क्या आपको लगता है कि एक पारी में परीक्षा होनी चाहिए सारी? एक नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया है, मेरी समझ उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। पूरे विचार विमर्श के बाद वो तय नहीं हुआ। अधीनस्थ बोर्ड ने वो लागू कर दिया। मैं उसको उचित नहीं मानता। एक पेपर और एक पारी होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की साफ इच्छा है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। उसके बाद तो एक एसडीओ आरएस और पकड़ लिया, कई 8-10 थानेदार पकड़ लिए। तो ये कोई 10-20-50 नहीं है, ये 50% से ज्यादा फर्जी थानेदार भर्ती हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं फजल रहमान, ढेर सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ट्रस्ट की जमीन पे कर लिया, सरकारी जमीन पे कर लिया, ऐसी जमीन पे भी कर लिया 14 से बीघा जमीन जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। गरीब मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और 9 से बीघा जमीन पर तो कॉलोनी बसा दी, एक दर्जे से ज्यादा धर्म विशेष की। ऐसे लोग देश के आम गरीब मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए। पेट बचेंगे तो हम बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो धरती बचेगी। पर्यावरण को बचाना, मानव जीवन को, सभी जीव को बचाना। मेरे को लगता है कि राजनीति का व्यवसायीकरण होगा। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे खास बातचीत करते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक विषय उठाया था कि किस तरह से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। अब मोदी सरकार ने एक अच्छा बिल लाया है जिसमें दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल कानून लेके आए हैं और पास हो गया है। और आपका जो विषय था वो क्या विषय था, अब एक बार फिर से बताएं। देखो, डिफेंस और रेलवे के बाद देश में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कम से कम 9 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के पास बताई जाती है कि आंकड़ों के अनुसार। उस पर कुछ चुनिंदा मुसलमानों के कब्जे हैं। गरीब मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, न तो उनका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, न कोई उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी वो कर सकते। तो सरकार ने वक्फ बिल पास कर दिया। 7-8 महीने पहले ये मामला मैंने जयपुर को उठाया था। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं फजल रहमान, उन्होंने यहाँ ढेर सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ट्रस्ट की ज़मीन पे कर लिया, सरकारी ज़मीन पे कर लिया, ऐसी ज़मीन पे भी कर लिया 14 से बीघा ज़मीन जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। और 9 से बीघा ज़मीन पर तो कॉलोनी बसा दी, एक दर्जे से ज़्यादा, एक धर्म विशेष की, संप्रदाय विशेष की। और उसमें 500 बीघा ज़मीन तो ऐसी जो पुलिस की ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया, तो पुलिस के लिए अलर्टेड है। तो ये मुद्दा मैंने उठाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत भेजी थी, मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा था। तो ऐसे ज़मीनों पर यहाँ तक कि बड़े लोगों ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी, वो कब्जा कर ले वक्फ की प्रॉपर्टी पर, और सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर ले सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद। ऐसे लोग देश के आम गरीब मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके हक मारे जा रहे हैं। इसलिए जो वक्फ का बिल सरकार लाई है, ये आम मुसलमान के हित में है। जो मुसलमान समाज के ठेकेदार बनते हैं, जिन्होंने लंबी पूरी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर रखा है, वो आम मुसलमान को बहकाने में लगे हुए हैं और देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। उसमें विरोधी दल तो स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड एक सामयिक है और देश के हित में है, देश के आम गरीब मुसलमान हैं। तो आपको लगता है कि अब जो ये ज़मीन पे कब्जा है वो? हाँ, मैंने 6-8 महीने पहले जो पत्रकार वार्ता की थी, उसके बाद ये जो बिल अब आया है, इस बिल के अनुसार जो भी ऐसे बड़े लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, बेचान किया है, या अपने नाम करा ली हेरा फेरी करके, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, और वो उनसे सरकार मुक्त करा लेगी। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति अच्छी है कि मतलब अच्छे कानून लेके आ रहे हैं जिससे इस तरह के? हाँ हाँ, देखो, ये तो बहुत आवश्यक था। मैं खुद जहाँ से आता हूँ, सवाई माधोपुर से, वहाँ जहाँ पर कोई हाथ लगा दे निशानी मुस्लिम समाज का आदमी, ये वक्फ की है तो वक्फ की हो जाती है। अच्छा। वक्फ की क्यों, जब है नहीं वक्फ की। मेरे वहाँ खुद, मैं मुस्लिम बहुल इलाका है, हाँ, तो वहाँ भी लोग परेशान हैं। तो
ऐसे झंझट जो करते हैं शरारती तत्व अल्पसंख्यक समाज के, उनका इलाज ये वक्फ का कानून है। सर एक दानिश अबरार आपके इधर विधायक रहे हैं, उनकी माताजी का कोई मामला था पॉलीफार्म देखो, वाला। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को कहा भाई बड़े लोगों को सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, छोटों को इसका फायदा मिलना चाहिए। पॉलीफार्म का नहीं नहीं, कोई सब्सिडी। अब आप ये बताओ, बहुत बहुत धनाढ़ परिवार है दानिश अबरार, अबरार अहमद का परिवार। उनकी पत्नी जो एमएलए रही है सवाई माधोपुर से, उन्होंने 42 लाख का पॉली हाउस ले लिया कृषि विभाग से। उसमें 32 लाख की सब्सिडी है, मतलब 95% सब्सिडी का फायदा एक वो महिला विधायक ले रही है जो सैकड़ों करोड़ की पार्टी है। तो इसमें हम जांच का विषय, वो भी मुख्यमंत्री के हाथ से। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री से ले गए, तो उसकी जांच के आदेश मैंने दे दिए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री कह चुका और उनको खुद को सोचना चाहिए, उनके पास कोई कमी नहीं है, धन से परिपूर्ण है, तो गरीबों का हक नहीं मानना चाहिए। ये मेरे विभाग का मामला है, इसलिए मैंने जांच के आदेश दे दिए। सर रणथंभौर में वो पार्टी हो रही थी, वो क्या विषय था आपने उठाया और उसके बाद एक्शन? रणथंभौर में सनसेट के बाद कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। फॉरेस्ट के अधिकारी जा सकते हैं देखभाल, वो तो उसको संभालते ही हैं, लेकिन रात के 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे वहाँ बर्थडे पार्टी हो, तो इसमें गंभीर लापरवाही है फॉरेस्ट के अधिकारियों की। जी सर। ऐसे हम सेंचुरी को मैं उजड़ने नहीं दूंगा। तो मैंने मौके पर जाके कार्रवाई कराई और मैंने शिकायत भी की है एनटीसीए को, अपना नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, एनजीटी, केंद्रीय वन मंत्री और राज्य के वन मंत्री को मैंने शिकायत की है कि इस ढंग की एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे सेंचुरी वैसे उजड़ सकती है जैसे सरिस्का उजड़ा था। तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर एनवायरनमेंट डे था 2-3 दिन पहले, आप लगातार मैं देखता हूँ कि आप चिंतित रहते हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, आप पहाड़ नहीं कटने चाहिए और नदियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस विषय पर आपका क्या कहना है? तो ऐसा है, ये आम जनता को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। पेड़ बचेंगे तो हम बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो धरती बचेगी, क्योंकि धरती तो बिल्कुल गर्म तवा बन गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो पर्यावरण को बचाना, मानव जीवन को, सभी जीव को बचाना है, इसलिए इसका ख्याल प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। क्योंकि सर राजस्थान में देखा जाता है अवैध बजरी खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, अल्टीमेटली नुकसान तो पर्यावरण को हो रहा है। आप देखिए हीट वेव लगातार बढ़ रही है। देखो ऐसा है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, हीट वेव इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। राजस्थान में ज़्यादा इसलिए कि अपने यहाँ रेगिस्तान है, अपने यहाँ पर्वतमालाएँ बहुत है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बड़े लोग माइनिंग करें, जिस पर नेताओं का हाथ हो, बड़े लोगों का हाथ हो, और आम गरीब अपने मकान बनाने के लिए पत्थर या बजरी नहीं निकाल सके, कार्रवाई हो तो समान रूप से होनी चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूँ। आपको लगता है कि बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, कोई माफिया वाफिया नहीं चलेगा? नहीं नहीं, माफिया तो चल रहा है ना, वही तो दिक्कत है। बजरी माफिया यहाँ पहले की सरकार में बहुत पनपे हैं, शराब माफिया पनपे हैं, भू माफिया पनपे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन पर नियंत्रण करना। उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी माफिया को मनोबल बढ़ा हुआ है। आप तो सर फिर से एक्टिव हो गए, लोग कह रहे हैं कि अब तो डॉक्टर साहब आपने एक महिला के हाथ में लिख दिया, वो क्या लिखा था, नंबर लिखा था सर? नहीं, मैंने अभी 4 दिन घूम के आया हूँ। मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी में रखा था और वहाँ सुनवाई की थी। सारे डीएलओज वहाँ पर होते थे, उनकी उपस्थिति में सुनना और समाधान करना। तो वहाँ महिलाएं आई थी कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली, मिलनी चाहिए। मैंने अधिकारियों को भी इनको प्रधानमंत्री आवास योजना दी, उन्होंने हाँ कर ली। उस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आपसे बात कैसे करेंगी। तो मैंने उसके हाथ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया कि यहाँ बात कर लेना, काम होगा, नहीं होगा तो मेरे को बता। सर लोग ये भी जानना चाहते हैं आप कितने घंटे एक्टिव रहते हैं? सुबह आप उठ जाते हैं, चाय की थड़ी पर आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, रात को लोग आपके घर पे डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या मतलब कोई
ऐसा मंत्री तो लोग कह रहे हैं पहली बार देखा है कि रात को भी कोई दरवाजा खटखटा के आ जाता है। क्या बाबा 24 घंटे एक्टिव रहते हैं क्या? असली राजनीति का मतलब यही है, ऐसे ही जनता की सेवा होनी चाहिए, ऐसे ही नेता सेवा करते थे। पुराने लोग को चाहे कांग्रेस के देख लो, तब बीजेपी के ले दो, अहरनिश रात दिन जनता की सेवा में रखते थे। अब मेरे को लगता है कि राजनीति का व्यवसायीकरण होगा, कॉमर्शलाइज होगी राजनीति। लोग अपने घर भरने के लिए जो 5 करोड़ लगाएगा चुनाव में 50 करोड़ कमाता है, ऐसी दुर्दशा राजनीति में मैंने कभी नहीं देखी जो अब हुई है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो काम करते हैं दिन रात, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और हम भी काम कर रहे हैं। सर आपके ठिकाने कौन से मिलने के? एक तो मैंने देखी वो थड़ी है चाय की, उसके अलावा कहीं मिल जाओ, राह चलते मिल जाओ तो मदद करते हैं, थड़ी पे बैठ जाओ तो मदद करते हैं, दफ्तर में हो तो कहीं भी जो कोई मिल जाता है फौरन उसका काम करने का प्रयास करते हैं। तो अब मंत्री हैं आप, अब एक्टिव हो गए आप? पूर्ण मंत्री हूँ, 1 महीने से पूरा फुल फॉर्म में हूँ। 2 जॉइंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर चुका हूँ। क्यों सर? उन्होंने पिछले राज्य में गड़बड़ की थी। अच्छा। अब मैंने मंत्रालय संभाला, काम किया तो सब लापरवाही बरती गई। अभी आगे जो सरकार सब्सिडी देती है, इनपुट देती है किसानों का, मैंने एक जांच बैठाई है, उसमें गड़बड़ का अंदेशा है। दोषी निकलेंगे, उनका इलाज करेंगे, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखेंगे। केंद्र और राज्य की जितनी भी किसान से संबंधित लाभकारी योजनाएं उनको किसान तक पहुंचाएंगे, उस पर किसी प्रकार का गबन नहीं होने देगा। तो आप मोदी जी की बात पे चल रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? ऐसा तो नहीं, मेरे तो संस्कार शुरू से संघ की शाखा पर मैं रहा हूँ, तो वो संस्कार जीवंत रहेंगे और मोदी जी भी उसी शाखा में से खड़े हुए जिससे मैं हुआ हूँ, तो इसलिए उनका सोच हमारा सोच एक है। एक सर आपने कहा था, मुझे याद है कि एसआई भर्ती में आप पीसी कर रहे थे और आपने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी भी पकड़े जाएंगे, आरएस अधिकारी पकड़े जाएंगे, और वैसा ही हुआ सर। आप तो बहुत दिन से कह रहे थे, वो आरएस अधिकारी पकड़ा गया जो एसडीएम था। आरएस पकड़ लिया, अभी तो कई आ रहे, कई नेता हैं। आईएएस भी पकड़े जाएंगे? हाँ, अच्छा। आरएस भी पकड़े जाएंगे, आईएएस भी पकड़े जाएंगे। होनी चाहिए इच्छा शक्ति सरकार की जो है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की साफ इच्छा है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए अभी भी? बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। जब एसओजी ने कह दिया रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसने कह दिया लॉ की, और कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, तो बचा क्या है? उसके बाद तो एक एसडीओ आरएस और पकड़ लिया, कई 8-10 थानेदार पकड़ लिए। तो ये कोई 10, 20, 50 नहीं है, ये 50% से ज़्यादा फर्जी थानेदार भर्ती हैं। अगर ये सर्विस में चले गए तो प्रदेश की कानून की स्थिति कैसी रहेगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो आपने जो मुद्दे उठाए थे सर पिछली सरकार में, 17-18 पेपर लीक हुए, तो आपके, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि उनके मुद्दे वाजिब हैं, वो जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो उन्होंने जनता के सामने वादा किया था, तो जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और मोदी जी ने भी कहा था एक भी माफिया नहीं बचेगा। मुझे याद है कि दौसा की एक रैली में प्रधानमंत्री खुद कह के गए थे। आपके ऊपर बात हुई? मैं व्यक्तिगत रूप से कोई वादा करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई तो घोषणा पत्र पूरी पार्टी का तय होता है, उसमें वो चीज़ दर्ज होती है, घोषणा पत्र में ये दर्ज है, उसके आधार पर जनता ने और जवानों ने हमको वोट दिया, हमारी सरकार आई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी मंशा के अनुरूप काम करें। सर एक एक अंतिम सवाल है सर, युवाओं की आपसे एक अपेक्षा ये है कि मैं एक पशु परिचर भर्ती परीक्षा का भी देख रहा था, यूथ ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में तो पेपर लीक हुए, इस सरकार में जो आयोग परीक्षाएं करा रहा है वो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, मतलब अलग अलग पारी में कराता है, किसी को कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि एक पारी में परीक्षा होनी चाहिए सारी? आपका दिल क्या कहता है? तो ऐसा है, एक नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया है, मेरी समझ में उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, पूरे विचार विमर्श के बाद वो तय नहीं हुआ, अधीनस्थ बोर्ड ने वो लागू कर दिया। मैं उसको उचित नहीं मानता और उनकी मांग मेरे को वाजिब प्रतीत होती है। मैं आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि एक कमेटी गठित करके उस पर उस हिसाब से जो कमेटी रिपोर्ट दे कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे बेरोजगारों को नुकसान नहीं।
और सर क्या आपको लगता है कि एक ही पारी में सारे एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग पारी में होते हैं, फिर डिफरेंशिएट हो जाता है, कई कठिन पेपर कई सरल पेपर, तो क्या हो नहीं सकता? स्ट्रक्चर तो है। यूनिफॉर्म पेपर होने की दृष्टि से एक एक पेपर और एक पारी होनी चाहिए। किसी पारी में पेपर हार्ड आ जाता है, वही सर। किसी में अच्छा आ जाता है, तो अच्छे वाले ज़्यादा पास हो जाते हैं, हार्ड वाले रह जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मेरा सोच। अच्छा, मतलब बराबर होना चाहिए। सर लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं, काम कर रहे हैं, क्या ऊपर ऑल इज वेल? आपकी बात हो गई ऊपर? देखो, मैं तो हरदम काम करता रहता हूँ। मंत्री पद से बाहर था जब भी काम कर रहा था, अब मंत्री पद पर तब भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो सलाहकार हैं उन्होंने राय दी कि आप मंत्री पद पर काम करो, ऐसे किसानों को उनके हाल पर मत छोड़ो। फिर दिल्ली के बड़े नेताओं ने भी कहा, इसलिए मैंने काम चालू कर दिया। और सर हीट वेव पे क्या कहना है? अंतिम सवाल। मीटिंग में तो मैंने मीटिंग ले ली है और सारे डायरेक्शंस कलेक्टर्स को दे दिए हैं। जो जो सावधानी बरतनी चाहिए और जो जो मेडिसिन होनी चाहिए उनकी माकूल व्यवस्था कर दी गई। किसानों की सर एक मांग है कि उनकी फसल का मूल्य जो है पूरा मिलना चाहिए, लगातार मांग चल रही है कई फसलों की बात, पहले आपने आपके घोषणा पत्र में भी लिखा था। तो फसल का उचित दाम की दृष्टि से तो एमएसपी लागू कर दी मोदी जी ने, उस हिसाब से लोगों को एमएसपी मिल रही है। सरसों पे एमएसपी की खरीद खूब हुई है, सरसों के एमएसपी पर। सर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मंडी के अंदर किसान की सरसों पड़ा है, उस पे तिरपाल ढकने के लिए नहीं, वो खराब हो जाता है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया पे ये भी लिखा था कि किसान के लिए तो तिरपाल नहीं है, लेकिन स्टेडियम बनाने के लिए सरकारों के पास पैसा है कि स्टेडियम के लिए तिरपाल लग जाता है। देखो, कोई चीज़ का वो सर बरसात हो जाती है जब उनकी फसलें खराब हो ना, जाती देखो ऐसा है, बरसात खेत में होती है, फसल खराब होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसको पैसा दिया जाता है। और किसी प्राकृतिक आपदा से हो जाती है तो आपदा विभाग उनको वो राहत देता है। लेकिन जो कृषि उपज मंडियाँ हैं वहाँ किसानों के अलग से वो बने हुए हैं, उनकी फसल वो पैदावार रखने के प्रोटेक्टेड एरिया बना हुआ है, जिसमें भवन है या बोरियाँ रख सकते हैं। इसमें गड़बड़ क्या होती है, जो मैं कहे बिना नहीं चूकूंगा, कि वहाँ व्यापारियों का कब्जा है उनकी बोरियाँ दुकानें। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत आ रही है। जहाँ किसान की बोरियाँ या सरसों या पैदावार रखी जानी चाहिए, वहाँ पर व्यापारियों की बोरियाँ रखी हुई है। इसको सरकार को सख्ती से देखना होगा। आप भी करेंगे सर? मैं नहीं करूँगा, मुख्यमंत्री जी के पास। ये थे डॉक्टर करुलाल मीणा, जिन्होंने खास बातचीत की तमाम विषयों पर। जीते जेठनदानी, जयपुर।